नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। नवंबर मंथ के ट्रांसिट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि नवंबर मंथ हर जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए किस प्रकार रहेगा। पिछला महीना त्योहारों का था। आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, शुभ रही होगी। ग्रहण का सबको ही कुछ ना कुछ इफेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिला होगा और वो ग्रहण का इफेक्ट रहेगा भी कुछ समय तक, क्योंकि अब एक और ग्रहण आने वाला है इस महीने। तो उस उन दोनों ही ग्रहों का हमारे ऊपर एक मानसिक तौर पर, और अगर मानसिक तौर पर नहीं है तो फिर शारीरिक तौर पर भी असर रहेगा ही रहेगा। ग्रहण का असर तब होता है जब व्यक्ति की वो राशि होती है या उस राशि में बहुत सारे ग्रह होते हैं पत्रिका में। अब तुला राशि और मेष राशि की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका अर्थ है कि जिन भी लोगों की मेष, तुला ये राशि जन्म राशि है, लग्न राशि है, सूर्य राशि है, तो डेफिनेटली उनके लिए दिक्कत वाली बात होगी ही होगी। कुछ ना कुछ उनको इवेंट्स मिले ही होंगे ही। प्लस अगर आप देखेंगे कि जिनकी मंगल की दशा, शुक्र की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा, चंद्र सूर्य की दशा, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा, इन सब की बात कर रही हूं मैं। खास करके इन दोनों राशियों के स्वामी जो हैं मंगल और शुक्र और राहु केतु, इनकी दशाओं का अगर आपका ये चल रहा है, समय चल रहा है, तो भी आपको इसका बहुत इफेक्ट मिलेगा। तीसरी लेवल होती है कि जब आप इनके नक्षत्रों की बात करते हैं, मतलब अगर हम मंगल और शुक्र के नक्षत्रों की बात करें तो मंगल के नक्षत्र मतलब मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा। उसी प्रकार से शुक्र के नक्षत्रों की अगर बात करें तो भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा। तो इन 6 नक्षत्रों में भी अगर आपके ग्रह हैं या आपके जो आत्मकारक, अमात्य कारक, दर कारक, तो ये भी ग्रह अगर आपके इन नक्षत्रों में हैं तो भी आपके लिए काफी इम्पैक्टफुल रहा होगा और चल रहा होगा एक्चुअली, क्योंकि आने वाले ग्रहण का भी ये जो टाइम पीरियड है इसका भी इस तरह से इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि नवंबर मंथ, नवंबर महीना जो है उसमें ग्रह गोचर क्या है। सबसे पहले वो जान लेते हैं कि देखिए, शनि, गुरु, राहु, केतु ये जो ग्रह हैं ये जनरली बहुत टाइम लेते हैं किसी भी ग्रह को मतलब किसी भी राशि में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो लगभग 13 महीने लेते हैं, शनि जो है वो लगभग 2.5 साल चलते हैं, उसमें वक्री भी होते हैं हर साल, और राहु केतु 18 महीने लेते हैं। देखिए बाकी सभी ग्रह जो है वो 1 महीना, 1.5 महीना, इससे ज्यादा का समय नहीं लेते हैं। इसलिए वो जो छोटे ग्रह होते हैं या जिनकी मोशन स्पीड कम होती है, उनकी इम्पैक्ट जो है ना वो हमें रेगुलर लाइफ में ज्यादा मिलते हैं। कोई भी चीज जब परमानेंसी के लिए हम देखते हैं या कोई भी चीज का एक लॉन्ग इम्पैक्ट देखते हैं तो इन ग्रहों के गोचर को देखना चाहिए। और जब आप डे टू डे या वीकली आप कोई चेंज देख रहे हैं, ये बदलाव देख रहे हैं, तो ये आपको ग्रह ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखाई देंगे। अब बशर्ते हैं कि वो सभी ग्रह आपके पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं या किस भाव के स्वामी हैं। अब अब हम बात करेंगे कि नवंबर में जो ग्रह गोचर है तो कौन कौन राशि परिवर्तन कर रहा है। देखिए, तो सबसे पहले जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो है शुक्र। शुक्र अभी फिलहाल कहाँ चल रहे हैं? तुला राशि में चल रहे हैं, स्वराशि के चल रहे हैं। साथ ही में आप देख रहे हैं कि अभी सूर्य भी चल रहे हैं, मतलब सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। सूर्य तुला में नीच के होते हैं, परंतु उनका नीचत्व कम हुआ है क्योंकि उस राशि का ही स्वामी वहां पे बैठा हुआ है। इसलिए तो ये कब तक राशि परिवर्तन करने वाले हैं शुक्र? 11 नवंबर को। 11 नवंबर तक ये तुला राशि में है। 11 नवंबर के बाद ये वृश्चिक राशि का फल आपको देंगे। अब इसके बाद नंबर आता है बुध और मंगल का। बुध आप देखेंगे कि अभी फिलहाल चल रहे हैं वृश्चिक राशि में, और बुध आप देखेंगे कि बुध जो है अभी फिलहाल चल रहे हैं तुला राशि में। तुला राशि में काफी भीड़ जमा है अभी फिलहाल, और तुला राशि में बुध निकलकर कब जाएंगे स्कॉर्पियो में? वो है 13 नवंबर को। बुध के बाद में आता है
मंगल मंगल जो है ये अभी फिलहाल चल रहे हैं मेष राशि में, अपनी स्वराशि में चल रहे हैं। अब देखिए मंगल जो है, मंगल अभी फिलहाल वक्र स्थिति में है और मिथुन राशि में थे, राइट, मिथुन राशि में चल रहे थे। अब वो मिथुन राशि में वक्र स्थिति से निकलकर पीछे मुड़ रहे हैं और वो वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो वृषभ राशि में कब आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 13 नवंबर को। आप देखेंगे कि मंगल की जो स्थिति है ना, वो अगले मई तक लगभग यही ऑसिलेशन होने वाला है। वृषभ से मिथुन, मिथुन से वृषभ, ये एक कड़ी चलने वाली है। ये बहुत इम्पैक्टफुल है कुछ कुछ लग्नों के लिए, क्योंकि जो लोग खास करके अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो ये ऊर्जा उनको काफी कुछ अच्छा हेल्प करेगी अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए। खास करके कर्क लग्न की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कर्क लग्न हो या फिर आप देखेंगे कि जिनके भी तीसरे भाव को ये मंगल देख रहे हैं, उनके लिए भी तो यहाँ पे आपका पराक्रम बढ़ रहा है और पराक्रम आपका निश्चित हो रहा है, एग्जीक्यूशन में आ रहा है, इसलिए इसलिए भी आपको इम्पैक्टफुल है। अब इनके बाद में नंबर आता है सूर्य का। सूर्य जो है अभी फिलहाल चल रहे हैं तुला राशि में, जहां पे वो नीचत्व को प्राप्त हो चुके हैं। नीचत्व को प्राप्त होने के कारण कहीं ना कहीं आप सभी की तबीयत में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, आपकी इम्यूनिटी में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए होंगे। सूर्य जब नीच के होते हैं तो वो आईना दिखा देते हैं। सूर्य जब नीच के होते हैं तो वो जो भी रिलेशनशिप में जो लूप होल्स है ना, वो ओपन कर देते हैं। मतलब कोई आप अपनी रिलेशनशिप में अगर आपको रिलेशनशिप फेक कर रहे हैं, या फिर आपका जो तरीका है या कंडक्ट है आपका जो, या बिहेवियर है, वो आपने एक रोल प्ले जैसा रखा हुआ है, तो ये वो समय है कि आपका भांडा फूटेगा। ये शब्द शायद गलत होगा, माफ करेगा उसके लिए, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि रियलिटी चेक होगा यहाँ पर। लूप होल्स बाहर आएंगे, लूप होल्स बाहर आने के कारण एग्जैक्टली समझ में आएगा, पिन पॉइंटिंग होगी कि दिक्कत है कहाँ, और उसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना है वो अलग बात है। मंगल है अभी फिलहाल मिथुन राशि में, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि तीसरे भाव में आती है, देखिए, तो वो आपका पराक्रम का और एफर्ट्स का भाव है, पहला काम त्रिकोण है। तो आप सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ के एस्पेक्ट में आप कुछ ना कुछ जोर लगा ही रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि शनि जो है वो अभी मार्गी हुए ही हैं पिछले महीने, मतलब अक्टूबर में, और अब गुरु जो है वो मार्गी होने वाले हैं 24 नवंबर को। तो मतलब नवंबर में जो ग्रह गोचर है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा गोचर जो होने वाला है वो है गुरु का मार्गस्थ होना। गुरु मार्गस्थ अपनी ही राशि में होने वाले हैं, मतलब मीन राशि में ही जो वक्री हुए थे, अब वहीं से वो पलटकर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट जो उनका राशि प्रवेश होगा वो होगा मेष राशि का, जो कि अगले साल है। तो इस प्रकार से नवंबर के ग्रह गोचर रहेंगे। अब हम देखेंगे कि हर पर्टिकुलर राशि के लिए ये किस प्रकार से फलीभूत होने वाले हैं। तो मेष से लेकर मीन तक के राशियों के बारे में हम अब चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये जो गोचर है हर लग्न के लिए भी किस प्रकार से प्रभावित रहेगा। आप सभी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, भगवान जाने क्यों कंफ्यूज होते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ कि लग्न राशि जो है वो आपके शारीरिक इम्पैक्ट को बताती है, या जो भी ग्रह है, ग्रह का गोचर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आपके शरीर के ऊपर किस तरह से रहेगा। चंद्र राशि जो है, जहां पे चंद्र स्थित होता है, वो आपके मानसिक स्तर को दर्शाती है कि आपके ऊपर मानसिक तौर पर किस प्रकार से ग्रहों का एक इन्फ्लुएंस रहेगा। कंफ्यूज मत होइए और लिख के रखिए कहीं, अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो। और जो भी आपकी जन्म राशि है, जो भी आपकी लग्न राशि है, इवन सूर्य राशि है, उन तीनों राशियों को देखिए जो मैं अब गोचर बताने जा रही हूं, और उन दोनों का मिला जुला रूप, इन टोटालिटी वो कैसे आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं, उसके बाद उसका एक निष्कर्ष निकालकर लिख के रखिए कि हाँ, ये महीना शायद मुझे ये अनुभव दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
कि ये एक जनरल प्रिडिक्शन का वीडियो है। देखिए, जो लोग कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए ये एक प्रयत्न है कि उनको एक 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 मोटे मोटे तौर पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस महीने, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, वो उनको मिल सकती हैं। बाकी जब आप अपनी अपनी पत्रिका का विवेचन करवाते हैं तो वो आपका कस्टमाइज, आपका पर्सनल विवेचन है, जहां पर आप अपने पत्रिका के अनुसार, क्योंकि हर पत्रिका यूनिक होती है और उसका एक एक ढलन होती है। देखिए, एक स्केलेटन होता है। आपकी पत्रिका में कौन से, आपकी अभी ग्रह दशा क्या चल रही है, आपका अष्टक पर क्या कहता है, या आपके ग्रह गोचर आपके जन्मस्थ गोचर पे किस प्रकार से परिणाम करते हैं या कनेक्शन बनाते हैं, ये एक वैयक्तिक बात है। देखिए, एक वैयक्तिक बात है। मतलब तो ये वैयक्तिक रूप से जब आप देखते हैं, विवेचन करवाते हैं, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि आप सभी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि आपको प्रिडिक्शंस काफी फलीभूत होते हुए दिखे हैं। तो मैं वापस से अनुरोध करूंगी कि नवंबर महीने में भी जो आपको अनुभव आते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर साझा कीजिएगा। और हम बढ़ते हैं आगे। जिनकी भी जन्म राशि, लग्न राशि या फिर सूर्य राशि मिथुन है, उनको ये वीडियो देखना चाहिए। चलिए अब जाते हैं कि नवंबर महीने का जो चार्ट है वो किस प्रकार से है और आपके लिए नवंबर महीना किस प्रकार से फलीभूत होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। लग्न भाव में जब मंगल होते हैं तो व्यक्ति के लिए काफी एक ऊर्जापूर्ण समय होता है वो, क्योंकि मंगल जब लग्न में होते हैं तो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको अपना आलस त्याग करके कोई भी चीज को करने की इच्छा और शारीरिक रूप से आप उसकी तरफ वो कार्य पूर्ण करें, उसके लिए प्रेरित करते हैं। अभी तक, अब देखिए फिलहाल की स्थिति में लग्न मंगल जो है वक्री है। अब ये मंगल कौन है पत्रिका में? मंगल है पेंडिंग कर्म और लाभ के स्वामी, षष्ठ भाव के और लाभ के स्वामी हैं। तो आप देखिए, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब दो राशियों के स्वामी जो होते हैं वो इस प्रकार से, मतलब केंद्र या फिर त्रिक, इसके जब स्वामी होते हैं, या फिर त्रिकोण या त्रिक के स्वामी होते हैं, इसका अर्थ ही होता है कि जब तक आप त्रिक को पूर्ण नहीं करते हैं तब तक आपको केंद्र या त्रिकोण नहीं मिलता है। इसका अर्थ हुआ कि लाभ तभी मिल पाएगा जब आप पेंडिंग कर्म पूर्ण करेंगे। तो वो पेंडिंग कर्म क्या है, वो ढूंढना है। अब वो आपके सर के ऊपर आकर बैठ गया है, अब नहीं करेंगे तो फिर तो चांस चला गया। और ये चांस कब तक है आपके लिए? ये चांस है आपके लिए मई तक, क्योंकि मंगल जो है वो ऑसिलेट करने वाले हैं मिथुन राशि और वृषभ राशि में। उनका आना जाना जो है वो लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो वक्रस्थ स्थिति में है। वक्रस्थ स्थिति में वो अब कहाँ जाने वाले हैं? वृषभ राशि में। और ये कब होने वाला है? ये होने वाला है 13 नवंबर को। 13 नवंबर को मंगल जो है वो व्यय भाव में चले जाएंगे। इसका अर्थ ही है कि वो सीधे सीधे पेंडिंग कर्म को देखने वाले हैं। तो आपके दिमाग में जो जो पेंडिंग कर्म आ रहे हैं, जिनको आपने टिक मार्क नहीं किया है अभी तक, उसे टिक मार्क करिए। तो वो अगर मान लीजिए ब्लड टेस्ट करवाना रह गई है, ब्लड टेस्ट करवाइए। घर में किसी सदस्य को लेकर कोई बीमारी चल रही है तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो करिए। अगर मान लीजिए कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना कम कर दिया है तो अपने ऊपर ध्यान देना बढ़ाइए। अपने हेल्थ के, फिटनेस के लिए जो भी प्रयत्न करने हैं वो प्रयत्न करिए। आपको सुख भी तब आएगा जब अपनी आप एक्सेस एनर्जी को पेनिट्रेट या फिर चैनलाइज करते हैं तब। लग्नेश का पंचम भाव में होना, लग्न भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो बुध है, वो पंचम भाव में है। मतलब आपको सुख की प्राप्ति कहां से होगी? सुख की प्राप्ति जो है वो आपको पंचम भाव से होगी। मतलब एक तो सबसे पहले संतति से ही आपको कहीं ना कहीं ये महीना जो है वो सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि संतति आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर या आपके लिए एक सुख का कारण बनने के लिए यहाँ पे देखी गई है। यहाँ पर चतुर्थ भाव का भी स्वामी आपका जो है वो बुध है। तो मतलब आपके माता, आपके घर से संबंधित, आपके घर के काम कोई अगर पेंडिंग पड़े हैं तो उसको पूर्ण करिए। माता अगर आपसे बहुत समय से कुछ कह रही हैं कि उनको कोई बात कंप्लीट करनी है, कहीं जाना है, कोई चीज चाहिए, वो चीजें कंप्लीट करिए।
उनके अगर दांतों में प्रॉब्लम है तो वो दांतों का प्रॉब्लम उनका जल्द से जल्द ठीक करवाई है, क्योंकि ये जरूरी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपके लाइफ में सुख का नहीं, सुख की जो लहर है वो नहीं आएगी। दूसरे भाव की बात करते हैं। कुटुंब भाव में कर्क राशि है। कुटुंब भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी कौन है? कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। और चंद्रमा जहां भी बैठते हैं या कर्क राशि जहां भी बैठती है, वहां पे अमावस्या और पूर्णिमा की समान उसके जो इफेक्ट्स हैं वो बने रहते हैं। देखिए, तो धन के इफेक्ट्स भी अमावस्या पूर्णिमा ही चलते हैं। इवन कुटुंब में जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनका आपके लाइफ में आना जाना या फिर उनका आपके जीवन में हस्तक्षेप करना, आपकी वाणी में भी कहीं ना कहीं एक मूढ़ीपन है, वो हमेशा ही रहेगा। ये मिथुन के साथ में प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, मिथुन का स्वभाव ही है। एक तो द्विस्वभाव राशि है, मतलब लग्न जो है वो द्विस्वभाव राशि का है और तत्व जो है वो वायु का है। और ऊपर से कुटुंब भाव में, मतलब वाणी के भाव में कर्क राशि, मतलब चंद्रमा की राशि पड़ने के कारण ये मूड का फ्लक्चुएशन आपके लाइफ में ज्यादा है। ऐसे तो बोलने में काफी तीक्ष्ण होते हैं मिथुन के जातक, परंतु आप देखेंगे कि इनमें ये फ्लक्चुएशन क्यों आता है। अब आप देखिए कि चंद्रमा चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, तो ये हर जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां का फल देंगे। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य फिलहाल आप देखेंगे कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, बट ये राशि परिवर्तित करके छठवें भाव में आएंगे, पेंडिंग कर्म में आएंगे। मतलब क्या है कि अभी फिलहाल जो है सूर्य अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। नीच राशि में बैठने के कारण कहीं ना कहीं आपको एक पंचम भाव को लेकर नीचत्व, पंचम भाव से जो भी आप चीजें देखते हैं उसका एक रियलिटी चेक दिखाता है, लूप होल दिखाते हैं कि क्या कमी है। मतलब संतति के साथ में अगर आपकी नहीं पटती है, संतति के साथ में अगर कोई दिक्कत है, संतति के लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, नाउ यू वुड बी एबल टू सी कि वो ऐसा क्या कारण है जिसको आप दूर करने से उनकी लाइफ में सुख आ सकती है, उसके कारण आपके लाइफ में सुख आएगा। पंचम भाव आपके दशम भाव से अष्टम है, मतलब आपके जॉब का मरण, आपके काम का, आपके कर्म का मरण, तो वो अभी दिखाई देता है कि ऐसा क्या कार्य करते हैं जिसके कारण आपकी जॉब बार बार बदलती है, क्योंकि छठवें भाव से व्यय भाव है ये। तो आपकी निज दोष क्या है? आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसके कारण ये चीज आपके दिमाग में बार बार आती है? अब हम चतुर्थ भाव की बात कर चुके हैं, पंचम भाव की बात कर रहे हैं। पंचम भाव सबसे ज्यादा लोडेड है यहाँ पर। पंचम भाव का स्वामी वहीं पे बैठा हुआ है और ये पंचम भाव का स्वामी जो है वो व्यय भाव का भी स्वामी है। शैया सुख के लिए बहुत अच्छा है, सेक्सुअल प्लेजर के लिए बहुत अच्छा समय है, परंतु ये भी केओस निर्माण करता है। तो ये केओस से बचने का एक एस्केपिज्म दिखाई देता है ये पूरा टाइम पीरियड जो है। या इतनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ लगी हुई है कि चॉइसेस हैं, कौन सा चॉइस करूं, किसके साथ जाऊं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो है वहां पे पंचम भाव में 4 ग्रह आने के कारण, परंतु केतु आने के कारण क्या हो रहा है, किंतु परंतु बन रहे हैं। सूर्य के साथ में संलग्न होने के कारण वो पितृदोष जैसा एक स्थिति निर्माण करती है कि आप जब तक अपने घर में घर की कोई चीजों को अटेंड नहीं करते हैं, पितरों की चीजों को अटेंड नहीं करते हैं, तब तक पंचम का सुख भी नहीं मिलेगा आपको। संतति का हो या रोमांस का हो, दोनों को सुख नहीं मिलेगा। ये सारी स्थिति बदलने वाली है क्योंकि पंचम भाव जो हेविली लोडेड है ये धीरे धीरे डिस्पर्स होगा और 6th हाउस में आप जब ग्रह प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे वो एक एनर्जी जो है वो डिसिपेट होंगी। अब छठवें भाव की बात करते हैं। छठवें भाव का स्वामी और लाभ भाव के स्वामी के बारे में हमने लग्न के समय पे ही बात कर ली थी। तो जब तक आप पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं करते हैं तब तक आपके रोग, रिपु, ऋण, इन सबके जो प्रॉब्लम्स हैं ये बने रहेंगे। तो पेंडिंग कर्म का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है तो आप कर ही रहे होंगे। तो ऐसे कौन से पेंडिंग कर्म पूर्ण करे हैं आपने जिसके कारण आपको लगता है कि हाँ ये चीज करने के कारण मुझे एक इजाफा मिला है, मुझे एक लाभ मिला है या मुझे एक शांति मिली है? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश और दशमेश गुरु जो है वो दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो दशम भाव मतलब कर्म का भाव है, कर्म के भाव का स्वामी कर्म में बैठना ये बहुत अच्छी बात है। गुरु जब कर्म में आते हैं परंतु वक्र स्थिति में है, जिनके पत्रिका में ये वक्र स्थिति में है वो रिजल्ट दे रहे होंगे, अभी ऑलरेडी दे चुके होंगे। मतलब जिनके प्रमोशन ड्यू थे, जिनकी जॉब चेंज थी, ये सारी चीजें हुई होंगी खास करके उनके लाइफ में जिनके जन्मस्थ गुरु वक्री थे।
अब गुरु मार्गी होने वाले हैं 24 नवंबर को, तो इसका अर्थ है कि जिनके जन्मस्थ गुरु वक्रस्थ स्थिति में नहीं है, उनके लिए अब रास्ता खुलने वाला है। मतलब अब से लेकर जब गुरु का भ्रमण जो है वो मेष राशि तक होगा, तब तक के टाइम पीरियड में आपको अपने करियर में एक उछाल मिलेगा। आपके प्रमोशंस के जो चांसेस बन रहे थे वो बनेंगे, आपके जो जॉब चेंज के चांसेस या बाहर जाने के चांसेस हैं वो भी बनेंगे। अष्टम भाव का स्वामी और लाभ भाग्य भाव का स्वामी शनि है। भाग्य से भाग्येश जो है वो अष्टम भाव में है। इसका अर्थ है कि भाग्य के व्यय में है। तो भाग्य की क्या आपको अनुकंपा मिलने वाली है यहाँ पर? तो भाग्य की अनुकंपा तभी मिलेगी जब आप अष्टम भाव को पूर्ण करते हैं। अष्टम भाव क्या है? पैतृक संपत्ति का है, आपके मांगल्य भाव है स्त्रियों के लिए, या फिर आप ये कहें ये साधना का भाव है, या फिर आपके निज दोषों का भाव है। तो आपके ऐसे कौन से निज दोष हैं, आपकी ऐसी कौन सी पर्सनल हैबिट्स हैं जिसके कारण आप अपने भाग्य के दुश्मन बन जाते हैं? हो सकता है कि आपकी वाणी कठोर है, हो सकता है कि आपके रहने का, आपके बोलने का तरीका, आपके विचार करने का तरीका, एटीट्यूड लाइफ में, ये सारी चीजें शायद ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली है, जिसके कारण आपके भाग्य में वृद्धि नहीं होती है, फेलियर होता है। तो उसे अटेंड करिए, क्योंकि शनि वहां पे है, और शनि वहां पे होने के कारण वो दर्शाते हैं कि आप जब तक इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, आप जब तक स्ट्रिक्टली इसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, तब तक भाग्य नहीं खुलेगा। हम दशम भाव की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लाभ भाव की बात कर चुके हैं, और हम व्यय भाव की भी बात कर चुके हैं। व्ययेश का पंचम भाव में होना ये एक कौटुंबिक स्थिति के लिए, या फिर आपके शैया सुख की स्थिति के लिए अच्छा है, या फिर आप संतति की उत्पत्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। परंतु ये पीरियड आप देखेंगे कि संतति के लिए किंतु परंतु भी बना रहा है, क्योंकि वहां पे केतु का होना, नीच के सूर्य का होना, लग्नेश का होना, आपकी इच्छाएं प्रबल है परंतु समय साथ नहीं देगा अभी। देखिए ये सारी जो चीजें हैं, ये जो ग्रहमान स्थिति है, ये गोचर की है। आपकी पत्रिका में ग्रह की जो अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं, वो कैसी हैं? आपके अष्टक वर्ग में इन ग्रहों ने कैसे बिंदु दिए हैं आपके पत्रिका में? आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है? इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके वैयक्तिक फल कैसे मिलेंगे। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, जो लोग कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, खास करके उनके लिए है ये। परंतु सभी को मत में रखते हुए ये महीना किस प्रकार से रहेगा उसकी एक चर्चा की गई है। आपने मुझे अंत तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवंबर महीना जैसा रहता है आपके लिए, उसके जो भी अनुभव आते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, वो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। मैं जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।